और क्या सबूत है कि ये सच बोल रही है? झूठ भी तो बोल सकती है ना? भाभी, ये चाहे सच बोल रही हो या झूठ, हमें बस वही करना चाहिए जो सही है, और जरूरतमंद की मदद तो हमेशा करनी चाहिए, भले ही उस मदद करने के वजह से हमें मुसीबत से क्यों ना गुजरना पड़े। आपके पैसे तो नहीं मांग सकता मैं, लेकिन रमा के तो ले सकता हूं ना। रमा, पैसे दो। ये लीजिए काकी, इन पैसों से आपकी मुसीबत थोड़ी बहुत तो कम हो ही जाएगी। तो आप मान लीजिए ना कि मेरे देवर भगवान की तरह ही है। लेकिन मैं नहीं मानती। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो मैं आपको इस बात का प्रमाण भी दे सकती हूँ। इसे रख लो भीमराव। क्या हुआ? तुम्हारी पत्नी सही कहती है कि तुम सबसे अलग हो, और तुम्हारे जैसा पति किसी पत्नी के पास होगा तो वो दिन रात पति पति ही करेगी ना। तुम सच में महापुरुष हो, निस्वार्थ सोचते हो। नहीं ताई, ऐसा मत कही, मुझे महापुरुष नहीं बनना है। लेकिन ये सच है भीमराव कि तुम साधारण आदमी नहीं हो। मैं चलती हूँ। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चले गए, बताया भी नहीं। लो, भीम भैया आ गए। और अब कहाँ गए थे? जहाँ तक मैं जानता हूँ, आज पहला ही अवसर है जब हम पूरे चाल वाले एक ही बात पर सहमत हुए हैं। वो बात ये है कि हमें ये चाल वापस चाहिए, और आज ही हम सबकी सामूहिक लड़ाई की शुरुआत होने जा रही है, और वो भी महात्मा बुद्ध के जन्मदिन पर। आज महात्मा बुद्ध का जन्मदिन है। आज ही के दिन वो पैदा हुए थे, और आप सब तो जानते ही हैं, महात्मा बुद्ध के विचारों से मैं प्रभावित रहा हूं। ये सब बुद्ध के जन्मदिन को मनाने के लिए प्रार्थना हेतु स्थान की तलाश कर रहे थे। मैंने कहा, सबसे ज्यादा परेशानी अभी मेरे यहाँ है, शांति की सबसे ज्यादा जरूरत अभी यही है, तो इसलिए मैं इन सबको यहाँ लेकर आया हूँ। रमा, कुछ बिछाओ जिस पर बैठ सके। भीमराव, अब ये क्या नया नाटक लेकर के बैठे हो? यहाँ हम तो परेशान हैं और तुम। हितैषी का उसी का तो हल बता रहे हैं ना वो। बुद्धम शरणम गच्छामि। हाँ, आप सब भी इनके बाद दोहराइए, क्योंकि बुद्ध के शरण में शांति है, और शांति है तभी शक्ति है। मैं यही चाहूंगा कि आप भी अपने जीवन के मुश्किल समय में, परेशानी भरे दिनों में इन्हें याद कीजिए। बैठो रमा। आप सब मेरे साथ बोलिए, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। बस इतनी गलती है हमारी, बाकी सब उनकी है। बस आप ही कुछ कीजिए। देखिए, तुरंत फैसला हो जाएगा।
बड़ी मेहरबानी होगी। क्या करना होगा हमें? बस यहाँ से चुपचाप निकल जाना होगा। मतलब तुम्हारे जैसे छोटे जात के लोगों को घर दिलवाते रहेंगे जबकि लालच में फंसे हो। लेकिन गलती उन लोगों की है सर, वादा करके वो मुकर गए हैं, हमने कहा था। अरे कहने का क्या मोल है, कहीं लिखकर दिया है क्या? सब लिखित में दे दीजिए, उसके बाद करेंगे ना हम सब हस्ताक्षर। वो बड़े आदमी हैं, वो कहेंगे बस रहने दो, कहीं और जाकर किसी और चाल का उद्धार करते हैं और हम यही रह जाएंगे। नहीं, लिख करके नहीं दिए थे, लेकिन साहब है तो उनकी बातों का मूल तो है ना। देखिए साहब, हम तब तक आपके ऑफिस से नहीं जाएंगे जब तक हमारा काम नहीं हो जाता। नहीं जाएंगे ना तो धक्के मार के निकलवा दूंगा, समझे? बाला, ओ बाला, इन छोटी जात के लोगों को बाहर निकालो। जी सर। ए, चलो तुम लोग सब लोग बाहर। देखो बेटा, तुम मेरे बड़े बेटे हो और बड़ा बेटा बाप का कंधा होता है। मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरा सारा बोझ अपने कंधे पे उठा लोगे। निकलिए आप सब लोग बाहर। बाला, ये लोग छोटी जात क्या है? तब से ऑफिस में आकर बहस कर रहा है, बाहर निकालो। आप कौन सी जात के हैं साहब? हमें किसी ने भी अंदर बैठने नहीं दिया। भाई, कल से हम कक्षा के भीतर ही बैठ के पढ़ेंगे। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जान से मार दो। बड़ी जात का हूं मैं, आप निकलिए बाहर। नहीं निकलेंगे। बड़ी जात के साहेब नहीं निकलेंगे। आपको जो करना है कीजिए। हाँ, वो तो ठीक है, जो होगा सो होगा, लेकिन राम जी पूरी बात तो बताओ। राम जी, बाला वाली बात। बाला? भैया, बाला आपको कहाँ मिला? अरे राम जी, बता दो ना। वो नगर पालिका में काम कर रहा था। राम जी, पूरी बात बताने के लिए मैंने कहा था, पूरी बात। ये बताओ कि बाला दफ्तर में काम कर रहा है अपने को ऊंची जात का बता करके। अरे हमारे सामने, बाप के सामने और भीम के सामने आंख में आंख डाल करके कहा कि वो ऊंची जात का है। है तो। और हिया राम जी और भीम हम लोगन का दिन रात प्रवचन देत रहत हैं कि हमें अपनी जात पे गर्व करें का चाहिए है? और हम लोगन का इना सोचे का चाहिए कि हमार जन्म छोटी जात में भा है तो हमार किस्मत खराब है। लेकिन एक बेटा वो तो बिल्कुल उल्टा कही रहा है। ओका तो अपनी जात पे इतना शर्म आ रही है, इतना शर्म आ रही है कि वो अपन जाते बदल डाली। बता बाला, तुम यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ रहने नहीं आया हूँ। तो फिर अगर तुम ये सोचकर आए हो कि तुम यहाँ आकर अपनी गलती मान लोगे, अपने किए पर शर्मिंदगी जता दोगे,
कि हम सब मान जाएंगे कि तुम कम गुनहगार हो, कि तुम गलत सोच कर आए हो। वहां ऑफिस में सबके सामने मैंने तुम्हारी जात इसलिए नहीं बताई क्योंकि तुमने अपनी जात खुद छुपा के रखी थी, लेकिन यहां मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा। जहां से आए वहां लौट जाओ और कोशिश करना आइंदा से हम लोग बाहर गलती से मिले या आमने सामने टकराए तो ठीक, नहीं तो इस चाल में और मेरे घर में दोबारा कभी मत आना। ठीक है, नहीं आऊंगा। रुको बाला, बाला कहीं नहीं जाएगा। जितना हक इस घर पर आपका है उतना ही हक मेरा भी है। गवाई, मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं? बाला घर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अभी अभी आप ही ने कहा ना सबसे बड़ा बेटा है घर का, फिर क्यों नहीं रह सकता हमारे साथ? और ठीक है, रह नहीं सकता, लेकिन कभी चाय बनाकर अपने दुख दर्द तो बांट सकता है। जीजाबाई, अगर तुम चाहते हो कि तुम सुहागन रहो, तुम्हारा पति जिंदा रहे, तो छोड़ दो बाला का हाथ। जब तक मैं जिंदा हूं, बाला मेरे घर में नहीं आएगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन आई, अब बहस मत कीजिए। नहीं आऊंगा बाबा आपके घर, लेकिन एक ना एक दिन आपको समझ आएगा कि आपका बाला कभी उतना भी गलत नहीं था जितना आप समझते रहे। बाला, क्या हुआ? बाबा, अभी तक कोई नहीं आया। एक बार थाने चल के देखते हैं क्या? देखकर क्या कर लोगे? अरे मैं तो कहता हूँ कि अभी भी साहब के घर ही चलते हैं और पता करते हैं कि साहब कब तक आएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि उन्हीं से मिन्नत विन्नत करते हैं तो उससे कुछ हो जाएगा, क्योंकि भीम तुम्हारे इन चोचलों से कुछ नहीं होगा। हितेश काका, आप किस मिट्टी के बने हैं? या हम सब लोग इस बात की कोशिश में लगे हैं कि कैसे हम अपने स्वाभिमान के साथ ये लड़ाई लड़े और जीते, और आप घुटने टेक कर भीख मांगने का सुझाव दे रहे हैं। अरे तो सुबह से तो लड़ाई ही लड़ रहे हैं। हाँ, कुछ हुआ? और अब कुछ होने वाला भी नहीं है। ठीक है ना, फिर जब अदालत में ही जाना है तो चलते हैं। लेकिन अदालत जाने में बहुत पैसा लगेगा, वो कहाँ से आएगा? हाँ, तो ऐसे ही घर के बाहर बैठे नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अरे भीमराव जी तो किसी वकील के यहाँ ही काम करता है ना, और सुना है कि वो वकील इसे मानता भी बहुत है। तो क्यों ना भीमराव उसी से कुछ बात करे? बड़ा वकील है, काम हो जाएगा आराम से। सही कहे हितेश भाऊ। ए भीम, ते बात करना वो वकील से। नहीं, मैं उनसे बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? ऐसे तो बड़े बोलते फिरते हो सबकी मदद करनी चाहिए, मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ, और अब जब मौका मिला है तो नहीं करनी है, क्यों? आई, वो कुछ सोच कर मना कर रहे, और आप हर बात के लिए उन्हें ताना मत दीजिए।
तो फिर भीमराव हम लोग क्या करें? कुछ तो रास्ता निकालना होगा ना भीम। हाँ भीम, तुम्हें की कुछ करेगे पड़ी, नहीं तो अदालत में हम लोग का लड़ाई कौन लड़ी? सरकारी वकील के पास चलते हैं, पैसे भी नहीं लेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन भीमराव, आप एक बार अपने वकील से बात क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाभी उनकी फीस बहुत ज्यादा है, हम सब मिलकर भी उतने पैसे नहीं दे पाएंगे। भीम बेटा, तू कह रहा था ना कि उन्होंने किसी गरीब की लड़ाई मुफ्त में लड़ी थी, तो वो हमारी लड़ाई भी लड़ सकते हैं ना? क्या पता बुआ, शायद लड़ेंगे भी, लेकिन सिर्फ वो साथ है इसलिए उनका फायदा उठाना मुझे सही नहीं लग रहा है। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जाकर उनसे बात करूं। तो फिर ठीक है ना, चलते हैं दूसरे वकील के पास, लेकिन लड़ेंगे उनके खिलाफ। हाँ, ऐसे कैसे हमारा हक लेकर पेट पर लात मारेंगे? तो फिर चलिए सब साथ मिलकर लड़ते हैं इस लड़ाई को। हाँ चलो फिर। नरोत्तम। हाँ सर। ये भीम क्यों नहीं आया? पता नहीं सर। कुछ हुआ तो नहीं कहीं? वक्त का बड़ा पाबंद है, कभी देर नहीं करता। नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं? आलसी है, कामचोर है सर। छोटी जात और गरीब लोगों के जीवन में समस्याएं तो चलती रहती हैं, लेकिन सर ये भीमराव जानबूझकर समस्याएं उत्पन्न करता है सर, और फिर उनमें फंस जाता है। देखिए, आकर यही बोलेगा कि किसी समस्या में फंस गया। सर, मैं इस भीमराव की नस नस को जानता हूँ, कॉलेज में साथ में है ना। महीने में सर 2-4 दिन कॉलेज आता है और बाकी के दिन ऐसे ही फंसे रहने का नाटक करता रहता है सर। परेशान हो गया हूँ सर। नरोत्तम, वैसे है तो ये तुम्हारा व्यक्तिगत मामला, फिर भी एक बात कहूंगा, भीम के प्रति ज्यादा जहर मत पालो, क्योंकि जहर पालने के लिए खुद के अंदर जहर रखना पड़ता है। और सोचो ना, जिस जहर के 2 बूंद से कोई आदमी की जान जा सकती है, तो जहर का स्रोत जिसके अंदर होगा उसका क्या होता होगा? सर। भीमराव, वैसे तो समझदार खुद को मानते हो, इतनी समझ नहीं थी कि सबसे पहले के मुझे बताते। वो तो भला हो प्रचंड की बीवी का। वकील साहब, वो भीम। क्या हुआ भीम को? वैसे भी उल्लास जी ने जो वकील किया है वो बहुत बड़ा वकील है, हमें उम्मीद है कि वो पहली ही सुनवाई में उस चाल का काम रुकवा देगा। आप उसकी सहायता कीजिए। आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा उन्हें। सॉरी सर, माफ कर दीजिएगा, लेकिन उस समय मुझे ऐसा लगा कि इस केस के बारे में मैं अगर आपको आके बताऊंगा तो लालची साबित हो जाऊंगा। बहुत सोचते हो तुम। चलो। अरे तुम सब कहाँ जा रहे हो अंदर? छोटी जात वालों को अदालत के अंदर ऐसे प्रवेश नहीं है। तुम सब यहीं रुको, तुम्हारा वकील जाकर अंदर बात करेगा। वकील साहब, आप जाइए अंदर। अरे लेकिन हमारा केस चालू होने जा रहा है, हमारे बारे में फैसला होगा अंदर, और हम बाहर रहे, ऐसा क्यों? हमसे बहस क्यों कर रहे हो? नियम यही है। मुझे नियम मत बताइए। भीमराव, अब ये बहस करने का समय नहीं है, मैं अंदर जाके देखता हूँ, तुम सब लोग यहीं रुको। सर, आप हमारी आखिरी उम्मीद है सर, हमें हमारे घर वापस दिलाइए। भीम, वकील साहब हमारा केस जीत तो जाएंगे ना? मुझे तो नहीं लगता है, पर मैं तो अब भी कहता हूँ ये केस वेस लड़ने से कोई फायदा है नहीं।
सीधे साहब का पैर पकड़ के माफी वाफी मांग ले तो उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितना बुजदिल आदमी, जिस आदमी ने हमें घर से बेघर कर दिया, कोर्ट के सामने लाकर खड़ा कर दिया, कह रहा उसके जाके पैर पकड़ लो। वाह। तू हट। और उनसे तुम लड़ करके क्या कर लोगे? तुम्हें क्या लगता है उनसे लड़ाई करके तुम ऊंची जात के बराबर हो जाओगे? हितेश, मैं तुम्हें सबक सिखा कर इस आदमी को बस बस, आपस में लड़ने का समय नहीं है ये, बस। अरे इस आदमी ने हमें घर से बेघर कर दिया। क्या कर रहे हो? इस वक्त हम सब बहुत परेशान हैं। तुम लोग इस तरह से लड़ोगे तो हमारी परेशानी और बढ़ जाएगी। चलिए आदमी हो गया। बस हो गया काका, शांत हो जाइए। अभी चुपचाप खड़े रहिए यहाँ पर और फैसले का इंतजार कीजिए। मतलब पूछ रहा है छोटी जात के पढ़े लिखे जाहिल इंसान। मतलब ये कि अब अगला आदेश आने तक उस चाल में जो भी जैसा है वैसा ही रहेगा। इसका मतलब हम लोग बाहर रहेंगे। हाँ, अब तो तुम लोग बाहर ही रहोगे और हमेशा के लिए बाहर रहोगे। चले उल्लास जी। हाँ हाँ, हमने आप लोगों से कहा था कि आज रात को हम चाल में जश्न मनाएंगे, याद है ना? तो आज की रात हम चाल में आ रहे हैं जश्न मनाने, और तुम सब भिखमंगे अपनी ही चाल के बाहर बैठकर हमें जश्न मनाते हुए देखोगे। भीमराव, मजा आएगा। मैंने पूरी कोशिश की, पर आप सबके पास लिखित में कुछ था ही नहीं, तो अपने पक्ष में मैं कुछ साबित नहीं कर पाया। काका, अरे तुम्हारे सर किस बात के बहुत बड़े वकील हैं, कुछ कर ही नहीं पाए। हितेश काका, उन्होंने कोशिश की, नहीं हुआ क्योंकि गलती हमारी थी कि हमने लिखित में कुछ नहीं रखा। हमें क्या पता था? हम ठहरे सीधे साधे लोग, ऊंची जात वालों का छल कपट हमें क्या पता? हम नहीं समझ पाए, कम से कम सरकार और कानून को तो समझना चाहिए था। आई, यही बात तो भीम बाबू भी कहते हैं और यही बात वो कब से कहते आए हैं। लेकिन आपको तो उनकी बात गलत लगती है ना, चिढ़ होती है आपको। और अगर बुरा लग रहा है तो आप इस बात की घोषणा क्यों नहीं कर देती कि आप भीम बाबू के समर्थन में हैं? भीम ना हुआ, किसी पत्थर की लकीर हो गई। कुछ भी कहो, सब तराजू में तोलने लगते हैं कि वो बात अगर लकीर के इस तरफ है तो समर्थन में है और लकीर के उस तरफ है तो विरोध में है। अरे लकीर के इस तरफ उस तरफ क्या होता है? तुम सब लोग लकीर के उस तरफ ही हो और इस तरफ बस हम हैं। और भीमराव, तुम चिट्ठी लिखवाकर कौन सा तूफान लाने वाले थे? क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ मिला? मिला ना सर। क्या मिला? बताओ। यादें मिली,
ऐसी यादें मिली जिन यादों को मैं उम्र भर याद करता रहूंगा, याद करके रोऊंगा, गुस्सा कर सकूंगा और खुद को आगे की लड़ाई के लिए तैयार भी कर पाऊंगा। तो बताओ कौन सी यादें मिली है तुम्हें? छोटी जात वालों को अदालत के अंदर ऐसे प्रवेश नहीं है। तुम्हारा वकील अंदर जाकर बात करेगा, तुम सब यही रुको। यही कि कोर्ट के बाहर मेरे जात के लोग अपने ही मुकदमे में शरीक ना हो पाए। तो कोर्ट के अंदर तुम सब लोग चले जाते तो फैसला बदल जाता? सवाल फैसला बदलने का है ही नहीं सर। सवाल ये है कि जात के नाम पर अदालत के दरवाजे कैसे किसी के लिए बंद किए जा सकते हैं। सवाल ये है कि न्याय का घर नियम, कानून, साक्ष्य इस सब पर चलेगा या बड़ी जात वालों की मर्जी पर। सवाल ये भी है सर कि जब उस अदालत के बाहर हम सब अपने फैसले का इंतजार करते हुए बैठे थे, तब हमारे मुद्दे पर अंदर क्या बहस हुई, क्या दलील दी गई, हमें क्यों नहीं बताया गया? मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको भूख लगी है। अभी हम सबको ऐसा करना चाहिए कि अपने पास जितने भी पैसे हैं, सब पैसे मिलाकर सबके लिए एक साथ खाना लाना चाहिए, ताकि हम में से कोई भी खाली पेट ना रहे। वाह भीमराव, अच्छा चालाकी है। खाना खुद को है, खिलाना अपने पत्नी को है। नया नाटक शुरू कर, पैसे लाओ, सबके पैसे जमा करके खाना लाओ। वाह बढ़िया। हाँ, हितेश भाऊ सही कह रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं? इतने समझते हो भीमराव को? हमका तो बहुत अफसोस होता है तुम लोग की बुद्धि पे। ए फुलिया, और नहीं तो क्या? अरे क्या किया इस भीमराव ने अब तक? अपने बाप और पत्नी की कमाई पर जी रहा है, निकम्मा। ए जनार्दन, ये सब ना तुम लोगों का किया धरा है और भीम को सुना रहे हो। अरे तो हम लोग ये सब सही समझ के ही किए रहे, और अगर कहूँ कुछ गलत हुई गवा तो हर बार हर चीज के लिए हम लोगन का ही गुनहगार नहीं समझा जा सकता है। देखिए काका, शांत हो जाइए। अभी इस समय आप गुनहगार है नहीं है, इससे बड़ी समस्या ये है कि सबको भूख लगी है। वो बच्चा बेचारा भूखा है। मुझसे और रमा से दिक्कत है ना आप लोगों को? हमें नहीं चाहिए आपका खाना, लेकिन मेरी बात मानिए, सब मिलकर पैसे निकालिए और सबके लिए एक साथ खाना मंगवाइए। चलो रमा, वहां जाके बैठते हैं। नहीं चाहिए हमें आपका खाना। आप कहा तुम लोगों के साथ और कहा? नहीं दीदी, इन्हें दिक्कत हमसे आपसे नहीं, पर आप बैठिए। बैठिए, बैठिए। मेरा बेटा भूखा है तो मैं भी भूखा रहूंगा। बेटा बेटा बेटा, जब तक बेटे के पीछे जान नहीं दे देंगे अपनी, सुकून नहीं मिलेगा आपको। बापू, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। भीमराव, देख लिया तूने हम ऊंची जात वालों से टकराने का नतीजा? हाँ? यहाँ हम भोजन कर रहे हैं और वहाँ तेरी जात वाले भोजन कर रहे हैं, और तू वहाँ चुपचाप बैठे हम सबका मुंह देख रहा है। हिमराव, बस यही तेरी औकात है। एक वक्त के खाने का जुगाड़ नहीं कर सकता और टक्कर लेने चला है हम ऊंची जात के लोगों से। रह भूखा वहीं रात भर। नरोत्तम जोशी, नहीं रहेगा भीमराव भूखा। हम अभी हैं।
किर्लोस्कर, है तो तू ऊंची जात का, लेकिन है ना तेरे अंदर ऊंची जात वाले संस्कार नहीं हैं। हम ऊंची जात वाले ऐसे छोटी जात वालों से कोसों दूर रहते हैं। लेकिन तू देख अपने आप को, तो इन छोटी जात वालों के लिए खाना लेकर आया है। प्रचंड देव जी, आप जिस जात से हो मैं भी उसी जात का हूं। इस कारण आपकी जगह खड़े होकर देखे तो हमारी जात भी उच्च हुई, परंतु तथापि मैं इन सब के लिए भोजन लेकर आया हूं। ये मेरा संस्कार है प्रचंड देव जी। इस कारण पुनः कदापि ये नहीं कहिएगा कि सारी उच्च जाति के लोग ऐसे ही हैं। आपके लिए उच्च जाति का अर्थ केवल विशेष जात में जन्म लेना होगा, परंतु मेरे लिए उच्च जाति का अर्थ उच्च कर्म करना है, और भूखे को भोजन देना सर्वोच्च कर्म है। भीम, आओ। धीरे ले आओ। तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? आज ऑफिस में जाऊंगा तो साहब से पूछ लूंगा आगे की कानूनी लड़ाई कैसे लड़नी है। पहली सुनवाई में तो कोई मदद नहीं कर पाया वो हमारी, फिर आज ऐसा कौन सा उपाय बता देंगे कि शाम तक चाल हमारी हो जाएगी? जीजाबाई, मैं क्या कहता हूँ, तुम कहीं और किराए का मकान लेकर रहो। मेरे पेंशन के पैसे तो तुम्हारे पास है ही। आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए कि मैं आपको यहाँ अकेला छोड़ दूंगी बेटा बेटा करने के लिए। मैं जहाँ भी रहूंगी आपके साथ रहूंगी, चाहे मुझे मेरी पूरी जिंदगी यहाँ गुजारनी पड़े आपके साथ। नहीं, आप सबको यहाँ अपने ही चौल की बाहर रहने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे हम। अब जब शासन ने ही बंदूक और डर का खेल खेलना शुरू कर दिया है, तो हम सब भी उनके साथ वही खेल खेलेंगे। हाँ तो ठीक है, बंदूक दिखा दिखा कर थोड़ा पीछे करते रहेंगे, और ऐसे करते करते अपने जात, अपने समाज और समाज की हर रेखा से बाहर कर देंगे। नहीं कर पाएंगे। आज आपके पास ये कागज था, ये कागज दिखा के आपने हम सबको पीछे किया, डराया। कल का क्या? कल आपके पास ऐसा कोई भी कागज नहीं होगा, लेकिन कल मैं एक कागज लेके आऊंगा अदालत से, जिस पर लिखा होगा कि जब तक हमारे केस का फैसला नहीं आ जाता, यहाँ से हमें कोई भी हटा नहीं पाएगा। क्या भीमराव, रसना लेकर आओगे? हाँ, कैसे? कैसे भी लेके आऊंगा, कहाँ से भी लेके आऊंगा, आपको उससे क्या है, लेकिन लेके आऊंगा जरूर। अच्छा, देखते। मैं आई कम इन सर? आ जाओ। सर, आज अधिकारी ये लेके आए थे, मुझे किसी भी हाल में स्टे ऑर्डर चाहिए सर, ताकि कोई भी अधिकारी अपने पद की ताकत का इस्तेमाल करके हमें यहाँ से वहाँ भगा ना सके। लो, मैं पहले से लाया था।
धन्यवाद सर। इसकी मदद से कम हमें बार बार कोई भगा नहीं पाएगा। भीम, मैं अपने आज तक के करियर में ये पहला केस हारा हूं। कोई बात नहीं सर। दरअसल सैकड़ों सालों से ऐसे केसेस हम रोज लड़ते हैं सर। हाँ, अदालत नहीं लगती, जज नहीं होते, वकील नहीं होते, लेकिन हम अपने हक की जमीन पाने का मुकदमा हर रोज लड़ते हैं। कभी रहने के लिए जमीन, कभी जीने के लिए जमीन, कभी प्रतिष्ठा की जमीन, या कभी बराबरी का दर्जा पाने की जमीन। रोज लड़ते हैं और रोज हारते हैं। फिर भी मन में विश्वास है सर, जीतेंगे। एक ना एक दिन जरूर जीतेंगे। इसलिए आप दुखी मत होइए। आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया, सबके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर जीतेंगे भीम, एक ना एक दिन जरूर जीतेंगे। मैं चलता हूँ सर, धन्यवाद। भीमराव, सयाजी महाराज के आदेश पर हम आप पर निगरानी रख रहे थे और हमें पता चला कि आज आप फिर कॉलेज नहीं गए। देखिए, माफ कीजिए, बड़ी समस्या आई है मेरे घर के ऊपर। हम सबको घर से, हमारी चाल से बाहर निकाल दिया गया है। वहाँ खड़े रहने की भी जगह नहीं है। आज आके कह रहे थे कि हमें वहाँ से कहीं और जाना होगा। बड़ी मुश्किल में फंसा हूँ मैं। आगे से ऐसा नहीं होगा। पिछली बार तुम्हें चेतावनी दी गई थी कि हर बार हम तुम्हें चेतावनी देते रहे, तो तुम कॉलेज छोड़कर यहाँ आ गए। अगर तुम कॉलेज नहीं जाओगे तो जो छात्रवृत्ति तुम्हें दी गई है तुमसे वापस ले ली जाएगी और साथ में वो किताबें भी वापस ले ली जाएगी। नहीं नहीं नहीं, समझे? नहीं, माफ कीजिए। देखिए, आगे जाकर बैरिस्टर बनना है मुझे। किताबें वापस लेने की बात मत कीजिए। देखिए, अब भीम को लेके बाहर जाइए और बाहर बात कीजिए, यहाँ नहीं। लेकिन रखा तो आपने ही है ना इसे। बाहर लेके जाइए और ये तय करना कल से ऑफिस आएगा कि नहीं। सॉरी सर, आप आइए ना बाहर। नहीं कर पाई। आशा करती हूँ कि आप सबके लिए पर्याप्त होगा। काकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से कम रहने के लिए सर के ऊपर छत तो मिला। आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे मत कहो भीम, तुमने तो मुझे लड़ना सिखाया है, संघर्ष करना सिखाया है, बल्कि तुमने मुझे जीना सिखाया है। और उन सब के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन आपकी ये मदद हम सबके लिए बहुत बड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैंने कोई भी इतना बड़ा काम नहीं किया है। मैंने तो बस वही किया है जो एक इंसान दूसरे इंसान को मुसीबत में देखकर करता है। अब बस मैं जाती हूँ और आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा और किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो मुझे जरूर बताइएगा। आप सबकी मदद करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। भीम, बेटा वो जो कोर्ट से कागज मिला है वो दिखाओ सबको। देखिए, भीम ने कोर्ट से ये कागज निकलवाया है। इसमें ये लिखा है कि अब हमें यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। हम सब यहीं रहेंगे और यहीं रहकर लड़ेंगे, लड़कर जीतकर अपने चाल में वापस जाएंगे। अब इसे भीम की कामयाबी जिसे भी लग रही है वो ताली बजाए। हाँ, भीम हमारा नायक है। तुम सब लोग तालियां बजाओ। क्या हुआ काका? आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ काका? आप रो क्यों रहे हैं? मेरी आई झूठी थी।
उसने हमेशा मुझे राजा बेटा कह के बुलाया। उसने कभी क्यों नहीं बोला कि मैं राजा बेटा नहीं हूँ? मैं एक छोटी जात का आदमी हूँ, जिसके साथ कोई कुछ भी करके जा सकता है। मिर्ची, इतनी सारी मिर्ची यहाँ क्यों डाल रहे हैं आप? पता नहीं अब ये कौन सी नई मुसीबत खड़ी करेंगे। सुनो, अब इन लकड़ियों में राग लगाओ और उसके बाद ये मिर्चियाँ उसमें डालना। देख नहीं रहे हो इस वातावरण में कितनी नकारात्मक ऊर्जा है। जरूर यहाँ किसी की बुरी नजर लग गई है। मैं इस वातावरण को एक बार फिर शुद्ध करूंगा। लगाओ आग, डालो मिर्चियाँ इस पर। हाँ, अब डालो, मिर्ची डालो। मिर्च डालो। अरे धुएं को चारों तरफ फैलाओ, चलो। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे क्या कर रहे हैं आप? पटक के मारो इसको, हड्डियां तोड़ देना इसकी। क्या कर रहे हैं? रुक यहीं पे। हमने कहा था ना, कोई यहाँ आया तो छोड़ेंगे नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? बस हो गया। क्या चल रहा है ये सब? दरोगा साहब, देखिए ना, ये लोग हम लोगों को यहाँ आकर कब से परेशान कर रहे हैं। और देखिए आपके सामने ये मिर्ची का धुआं उड़ाकर परेशान कर रहे हैं और नाटक कर रहे हैं खुद। अरे दरोगा साहब, तो फिर झूठ बोल रहा है ये आदमी। अरे आप तो जानते हैं कितने शांति प्रिय लोग। इन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। अब आत्मरक्षा करना बनता है कि नहीं? ये बेचारे बस आत्मरक्षा कर रहे थे। ये झूठ बोल रहे, गलती इनकी थी। अरे गलती चाहे जिस तरफ से भी हुई हो, लेकिन बदले में दूसरा पक्ष भी तो लड़ गया। अब गुनाह तो दोनों पक्ष के लोगों ने किया है, तो सजा भी तो दोनों को होगी ना। दरोगा जी, अगर दोनों ही पक्ष गुनहगार है, जाने दीजिए ना। क्या सजा, क्या जुर्माना, ये हमारा आपस का मामला है। हम समझौता कर लेंगे। ठीक है, फिर आपस में समझकर हल कर लीजिए। थाने के चक्कर क्यों लगाने? लेकिन इन्होंने यहाँ आकर पहले तमाशा शुरू किया था ना। तो इसके लिए अदालत जाओ, जो परसों खुलेगी। तब तक ऐसे ही बैठे रहो। और भीमराव, ये दुनिया किताबी कानून से नहीं चलती, समझे? दरोगा साहब, हाँ, इतनी भीषण गर्मी में आप स्वयं को यूं कष्ट दे रहे हैं। चलिए आइए,
घर में बाग के मीठे और ताजे आम आए। चलिए आइए, आपको खिलाता हूँ, आइए। बाला जरा पानी लाना। फाइलें कैसे गिरी पड़ी है? अरे बाला, साहब की फाइल नहीं है। बाला, बाला, कहीं ये काम बाला तो नहीं कर दिया? सूर्यकांत सही कहता था, बाला ऊंची जात का होकर इनके साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। साहब रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अगर मिन्नतें करने आए हो तो चले जाओ यहाँ से। धर्म के मारे किसी नदी तालाब में डूब मरो। बड़ी जात के होकर छोटी जात वालों को तवज्जो देते हो। मुझे अगर तुम्हारी हरकतों के बारे में पहले पता होता तो मैं तुम्हें यहाँ से कब का भगा देता। सूर्यकांत की तरह बर्दाश्त नहीं करता तुम्हें। साहब, मैं ना तो आपसे मिन्नतें करने आया हूँ और ना ही मुझे आपसे कोई दया चाहिए। मैं तो बस आपसे इतना कहने आया था कि मैं भी उन्हीं की जात का हूँ। और जात का तो छोड़िए, जिनकी मदद मैं कर रहा हूँ वहीं उसी चाल में मेरा भी घर है। और इतना ही नहीं, जिस भीम के नाम से आप सब लोग घबरा जाते हैं वो भीम मेरा छोटा भाई है। मैं उसी का बड़ा भाई हूँ। चोर के साथ झूठे ही हो तुम। निकल जाओ यहाँ से। सच बोलने में बहुत बड़ी हिम्मत लगती है सर। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे बाला भैया ने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। तुम फिर बहस करने आ गए हो? बहस करने नहीं आया हूं सर, कुछ काम से आया हूं। बोलो, क्या काम है? उल्लाह साहब नाम के जो बड़े बिल्डर हैं, उनके बारे में सब जानकारी चाहिए मुझे। उन्होंने आज तक कहाँ घर बनाए हैं, कितने घर बनाए हैं, सब कुछ जानना है। तुम मेरे को बेवकूफ समझते हो? जिसका आरोपी तुम्हारा भाई है, तुम वही चीज देखने आए हो? आरोपी? आरोपी नहीं है ये। इनकी गलती बस इतनी थी कि फाइल उठाकर मुझे दिखाने यहां से बाहर लेके आए, जबकि बड़े आराम से मुझे यहां ऑफिस में बुलाकर यही बैठाकर ये फाइल दिखा सकते थे। क्योंकि एक नागरिक होने के नाते मुझे पूरा अधिकार है कि मैं फाइल को देख सकता हूं। तो बेहतर यही होगा कि आप ही ये फाइल मुझे दिखाइए। सर दिखा दीजिए। वरना कोर्ट से मांग लेंगे। आपकी नौकरी जा सकती है। जो भीम मांग रहा है दिखा दीजिए। बस दिखाने की तो बात है। ये लीजिए। भुवन काका, ये कैसे हुआ सब? भुवन ने आत्महत्या कर ली। मेरी आई झूठी थी। उसने हमेशा मुझे राजा बेटा कह के बुलाया। उसने कभी क्यों नहीं बोला कि मैं राजा बेटा नहीं? मैं एक छोटी जात का आदमी हूँ जिसके साथ कोई कुछ भी करके जा सकता है। इनकी ऐसे नहीं सुनेंगे। मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, पतला लेकर रहूंगा। हमारे चाल में भुवन रहता है ना, आप सबसे बदला लेने निकला है। उसे बदला लेने आने दो, हम उसका अच्छी तरह से हिसाब कर देंगे। और वो हिसाब हमें भी याद रहेगा।
और तुम सबको भी। लेकिन भुवन, तुम तो उन लोगों से लड़ने के लिए गए थे और अपनी जान दे दी। अरे हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि बड़ी जात के लोगों से लड़ाई में कोई मतलब है नहीं है। अब देखना कैसे ऐसे एक एक करके हम सबके जान जाएगी। अरे भीम ये कुछ कागज है इनके जेब में। क्या है, दिखाइए। ये देखो। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि ये अपनी लड़ाई हार गए, आगे नहीं लड़ पाए और अपनी जान दे दी। पूरी चिट्ठी पढ़ी ना, क्या लिखा है उसमें? हाँ। काकी, 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 क्या हुआ? आपके पास प्रचंड देव जी का लिखा हुआ कोई कागज है क्या? क्यों? उनकी लिखावट मिलानी है। लेकिन हुआ क्या? काकी दे दीजिए ना, बाद में बताता हूँ, बहुत जरूरी काम है। कुछ होगा तो दीजिए ना। उनकी लिखावट? अरे हाँ, याद आया। उन्होंने अपनी दोस्त के लिए एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन अभी तक भेजी नहीं है। मैं वही लेकर आती हूँ। हाँ। धन्यवाद। प्रचंड देव जी की लिखावट नहीं लग रही है और नरोत्तम जोशी की हैंडराइटिंग में अच्छे से जानता हूँ, उन्होंने भी नहीं लिखा है ये। गुरुतेग साहब ही बचते हैं। लेकिन साहब की हैंडराइटिंग कैसे पता चलेगी? उनके घर में भी हम किसी को जानते नहीं है, कैसे मिलेगा? लगता है कि तू अपनी जिंदगी से कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगी है। थोड़ा कम कर। अगर लड़ते लड़ते मर भी गई ना तो ठीक है ना, और लड़ते लड़ते मरेगी तो तुझे इतना तो सुकून मिलेगा कि तूने कुछ तो अच्छा किया। हमसे छोटी उम्र के ये भीम और रमा लड़ रहे हैं ना, डरते हैं क्या मरने से? तू क्यों इतना डर रही है? मैं नहीं मर रही हूँ और ना ही डर रही हूँ, लेकिन जो मरा है ना वो चाल का ही आदमी था। पता नहीं अब अगली बारी किसकी है और किसकी जान जाएगी। कितने साल हो गए दीदी हमें उस चाल में रहकर? शायद अब भूल गई है कि भुवन से पहले कितने लोग मर चुके हैं वहाँ। मैं कहती हूँ तो सब सुनाने लग जाते हैं मुझे। ठीक है, बैठ के तमाशा देखते हैं। जा। एक बात बता भीमराव, कि ये फटा हुआ आधा कागज ले जाकर इसकी लिखावट मिलाकर क्या कर लेगा तू? प्रचंड देव जी कुछ नहीं कर पाएगा ये। गया था ना आपके घर हैंड राइटिंग मिलवाने। क्या हुआ भीमराव, बोलो। भीमराव, तू एक काम कर, तू ये फटा हुआ कागज लेकर घर घर जा और जाकर सबकी लिखावट मिला। लेकिन याद रखना, तुझे न्याय नहीं मिलेगा।
मंदबुद्धि, ये क्या नया नाटक शुरू किया तूने? हाँ, नाटक नहीं है ये, बस आप दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंसाफ और सच इस आग की तरह होते हैं। चाहे जितनी भी चीजें ऊपर से डाल के उनको दबाने की कोशिश करो, लेकिन वो सब कुछ ध्वस्त करके सामने आ ही जाते हैं। मेरा बच्चा दीपक अभी तक घर नहीं आया। मैंने उसे बाजार भेजा था पैसे, लेकिन अभी तक घर नहीं आया। ओके माँ से रो मत, बच्चा है फिर खेल में लग गया होगा। हाँ, आ जाएगा, चिंता मत करो। हाँ, क्यों ना चिंता करो, मेरा मन घबरा रहा है। चलो ना, कहीं ढूंढते हैं उसको। काकी आप शांत हो जाइए, घबराइए मत। थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, अगर नहीं आया दीपक तो जाके ढूंढ लेंगे। ढूंढने क्यों जाना है? मैं बता रही हूँ, ये रमा और भीम गए थे ना उस भुवन के कातिल को ढूंढने की कोशिश में, उसी से नाराज होकर ऊंची जात वालों ने कुछ कर दिया होगा। कुछ भी मत बोलो जीजा भाई, क्या प्रमाण है? जब देखो आप किसी न किसी बात को लेकर के नाटक शुरू कर देते हो। ये क्या है? भीम, देख तो सही। क्या लिखा है? पढ़ तो सही।